नमस्कार। आज तारीख है 26 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी सुनने वालों का स्वागत है आज के इस गहन विश्लेषण में। हाँ, और आज का सेशन काफी डीप होने वाला है। बिल्कुल। अगर एक यूपीएससी लेक्चरर की शैली में मैं संक्षेप में परिचय दूं तो आज हमारे पास 3 मुख्य विषय हैं। पहला एनवायरनमेंट और इकोनॉमी से जुड़ा है, जहां हम समझेंगे कि क्या भारत 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ सकता है और इसका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से क्या रिश्ता है। राइट, और ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। सही कहा। दूसरा विषय हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव बढ़ रहा है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच जहाज़ों को पकड़ने की होड़ मची है, हम देखेंगे कि यूएन क्लॉज के नियम इस पर आखिर क्या कहते हैं। एग्जैक्टली, समुद्री कानून का काफी अच्छा टेस्ट केस है ये। हाँ, और तीसरा विषय पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज के बीजेपी में शामिल होने के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 10th शेड्यूल और उसमें जो मर्जर का कानूनी पहलू है उसको एनालाइज करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी। अभी 21 अप्रैल को यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, जिसे E100 भी कहते हैं, राइट? E100, और इसका मुख्य उद्देश्य वही है, एनर्जी सेल्फ रिलायंस यानी ऊर्जा में आत्मनिर्भरता लाना। पर देखिए, इसमें थोड़े टेक्निकल चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कैसे? अगर हम पेट्रोल की जगह इथेनॉल यूज कर लें तो सिंपल लगता है सुनने में सिंपल है, पर केमिस्ट्री अलग है। थर्मोडायनामिक्स का बेसिक असूल है कि पेट्रोल में इथेनॉल के मुकाबले करीब 45 से 55% ज्यादा एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है। अच्छा। मतलब 1 लीटर पेट्रोल ज्यादा चलेगा 1 लीटर एथेनॉल से। बिल्कुल। यहाँ तक कि जो E20 फ्यूल है ना, जिसमें से 20% एथेनॉल होता है, उसमें भी प्योर पेट्रोल के मुकाबले गाड़ी 6 से 7% कम एफिशिएंट होती है। ओह वाओ। तो मतलब गाड़ी की माइलेज सीधा सीधा कम हो जाएगी। हाँ, और सिर्फ माइलेज का चक्कर नहीं है, मुद्दा इंजन्स का भी है। अभी जो इंजन्स हैं वो E20 तक झेल लेते हैं, पर E85 या E100 डाल दिया तो इंजन खराब हो जाएगा। रुकिए, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी इंसान को अचानक सिर्फ घास खाने को कहा जाए तो उसे इसको पचाने के लिए एक नया पाचन तंत्र, एक नया डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए होगा, है ना? हाँ, काफी सटीक एनालॉजी है ये। ठीक वैसे ही E100 के लिए गाड़ियों को एक नया पेट यानी फ्लेक्स फ्यूल इंजन चाहिए। पर ये इंजन्स आम इंजन से इतने अलग क्यों होते हैं? क्योंकि एथेनॉल नेचर में बहुत करोसिव होता है, ये पानी खींचता है। अगर आप आम इंजन में डालेंगे तो फ्यूल सिस्टम में जंग लग जाएगा। अच्छा, पार्ट्स गलने लगेंगे। एग्जैक्टली। इसीलिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स में करोजन रेजिस्टेंट पार्ट्स और अलग तरह के एडवांस्ड सेंसर्स लगते हैं, जो फ्यूल मिक्सचर को लगातार मॉनिटर करते हैं। तो इसका मतलब इंजन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ऑब्वियसली महंगा भी। बहुत महंगा। अभी टोयोटा ने अपनी हाई क्रॉस इनोवा का एक प्रोटोटाइप निकाला है। वो अपने पेट्रोल वर्जन से लगभग 3 से 4 लाख रुपए महंगा है। बट रियली 3-4 लाख एक्स्ट्रा? पर एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर पहले ही माइलेज कम मिल रही है, ऊपर से गाड़ी इतनी महंगी, तो आम जनता इस महंगे सिस्टम को क्यों अपनाएगी? यहाँ सबसे हैरानीजनक बात यह है कि सरकार इस कंज्यूमर बिहेवियर को पहले से समझती है। उन्हें पता है लोग खुद से नहीं आएंगे। इसीलिए एक नया नियम आ रहा है, कैफे 3 नॉर्म्स। कैफे 3 ये क्या करेगा? ये 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। इसका टारगेट है कैफे 2 के मुकाबले एमिशन टारगेट्स को 30% तक कम करना। तो कार कंपनीज पर डायरेक्ट प्रेशर होगा। ओह, मतलब कंपनीज को मजबूर किया जाएगा कि वो खुद ही E85 या E100 गाड़ियां बनाएं, वरना उन पे पेनल्टी लगेगी। सिरी पकड़ा। पर इस सब में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा एंगल है। अभी इथेनॉल बनता कहाँ से है? ज्यादातर शुगर केन यानी गन्ने से। हाँ, और गन्ने तो बहुत पानी पीता है। बिल्कुल, वाटर गजलिंग क्रॉप है। अगर सारा फ्यूल गन्ने से बनने लगा तो सोच कर देखिए फूड प्राइसेस पर क्या असर पड़ेगा। खेती का पैटर्न हिल जाएगा। तो इसका कोई समाधान नहीं है क्या? सिर्फ गन्ना ही ऑप्शन है? समाधान है ना, जिसे हम सेकेंड जनरेशन या 2G इथेनॉल कहते हैं। ये चावल के पराली से बनता है। ओह, राइस स्ट्रॉ। ये तो प्रदूषण भी कम करेगा क्योंकि पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 2 तरफा फायदा। वैसे इसके साथ हाइड्रोजन इकोनॉमी का भी टारगेट है, जहां सरकार $1 पर केजी पर हाइड्रोजन बनाना चाहती है, जो अभी करीब $3 से $6 पर केजी चल रहा है। ये तो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। पर क्या हवाई जहाजों के लिए भी इथेनॉल का कोई रोल है? पर हवाई जहाज के जेट इंजन में इथेनॉल कैसे यूज हो सकता है?
35,000 फीट की ऊंचाई पर तो तापमान -50 डिग्री होता है। अगर एथेनॉल पानी खींचता है तो वहां तो बर्फ जम जाएगी ना। सही सवाल है। इसीलिए सीधा एथेनॉल नहीं डालते। एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसे ATJ कहते हैं, यानी अल्कोहल टू जेट प्रोसेस। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसमें पहले एथेनॉल को डिहाइड्रेट करते हैं, मतलब उसका पूरा पानी निकाल देते हैं, फिर उसको केमिकल प्रोसेस से जेट फ्यूल जैसा बनाते हैं। ASTM ने इसको 50% ब्लेंडिंग तक अप्रूव भी कर दिया है। कमाल है, मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है। पर जब हम एनर्जी सिक्योरिटी और तेल की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान तुरंत दुनिया के सबसे ज़रूरी तेल के रास्ते पर जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हाँ, एनर्जी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। बिल्कुल। और यहीं से हमारे दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हाल ही में बहुत तनाव देखा गया। 12 अप्रैल को पीस टॉक्स फेल होने के बाद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन शिप्स का ब्लॉकेड अनाउंस किया। और उसका असर तुरंत दिखा। 19-20 अप्रैल के आसपास अमेरिका ने 2 बड़े जहाज़ों को पकड़ा। पहला था ट्यूस्का और दूसरा टिफनी। हाँ, टिफनी तो एक मैसिव क्रूड कैरियर था ना, जिसमें लगभग 2 मिलियन बैरल्स ऑयल था। सही कहा। और जब अमेरिका ने ये किया तो ईरान चुप नहीं बैठा, उन्होंने तुरंत पलटवार किया। राइट। 17-18 अप्रैल को ईरान ने 2 इंडियन फ्लैग्ड शिप्स पर फायरिंग की, सनमार हेरल्ड और जग अर्नव। एक और शिप यूफोरिया पर भी गोली चलाई। और बात यही नहीं रुकी। 23 अप्रैल को ईरान ने फ्रांचेस्का और एपामिंडोनस को पूरी तरह से पकड़ ही लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले जहां दिन भर में लगभग 100 शिप्स गुजरते थे, अब गिनती के रह गए हैं। ऊपर से खबर आई कि ईरान ने $1 मिलियन की टोल फी लगानी शुरू कर दी है। हाँ, और इंडिया के बारे में भी अफवाह उड़ी थी कि इंडिया को फायदा मिला क्योंकि उनके 10 शिप्स पास हुए थे। पर इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत आकर क्लियर किया कि उन्होंने कोई टोल नहीं दिया है। वैसे आगे बढ़ने से पहले सुनने वालों के लिए एक जरूरी न्यूट्रलिटी वार्निंग देना ठीक रहेगा। हम इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका या ईरान किसी की भी साइड नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ इंटरनेशनल लॉ और फैक्ट्स को रिपोर्ट करना है, स्पेशली UN क्लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही बात है। तो UN क्लॉज की अगर हम बात करें, ये 1994 का समुद्री कानून, ये इस ब्लॉकेज और टोल के बारे में क्या कहता है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही संकरा रास्ता है और UN क्लॉज के हिसाब से वहाँ हाई सीज यानी आज़ाद समुद्र वाला नियम लागू नहीं होता। वेट, क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ ओमान और ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स आपस में मिल जाते हैं। अच्छा, अगर मैं ज्योग्राफी लगाऊं तो टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, राइट? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज 21 माइल्स चौड़ा है अपने सबसे पतले पॉइंट पर। एग्जैक्टली। तो 12 माइल्स ईरान के और 12 माइल्स ओमान के मिलाकर 24 माइल्स हो गए, यानी वहां बीच में कोई इंटरनेशनल वाटर बचा ही नहीं। पर एक सेकंड, अगर वो पूरा ईरान और ओमान का टेरिटोरियल वाटर है तो उन्हें टोल लेने का हक क्यों नहीं है? वो तो उनकी अपनी जगह हुई ना। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि ट्रांजिट पैसेज और इनोसेंट पैसेज में आखिर फर्क क्या है? ये बहुत ही अच्छा लीगल पॉइंट आपने उठाया। देखिए, इनोसेंट पैसेज में क्या होता है, अगर कोस्टल स्टेट को लगता है कि कोई शिप उनकी शांति के लिए खतरा है तो वो उसको रोक सकते हैं। ओके, तो ईरान सबको रोक सकता है खतरा बोलकर? नहीं, यही तो पेच है। UN क्लॉज बनाने वालों को ये पता था, इसीलिए उन्होंने ऐसे नैरो स्ट्रेट्स के लिए एक नया नियम बनाया, ट्रांजिट पैसेज। और इस नियम में क्या होता है? ट्रांजिट पैसेज के तहत आप शिप्स को रोक नहीं सकते, भले ही वो आपका टेरिटोरियल वाटर हो। ईरान सिर्फ ट्रैफिक रूट्स रेगुलेट कर सकता है। तो गुजरने वाले शिप्स पर भी कोई शर्तें होती होंगी? हाँ, शर्त ये है कि मूवमेंट कंटिन्यूअस एंड विदाउट डिले होनी चाहिए, मतलब बिना रुके सीधे निकल जाओ। जब तक शिप्स बिना रुके जा रहे हैं, ईरान उनसे टोल नहीं ले सकता। इसको एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें तो ये वही बात हो गई कि एक नेशनल हाईवे किसी गांव के बीच से निकल रहा है। गांव वालों का उस जमीन पर अधिकार जरूर है, पर वो लोग हाईवे पर अपना खुद का टोल प्लाजा लगाकर आती जाती गाड़ियों को रोक नहीं सकते। बहुत अच्छी एनालॉजी है, और ठीक इसीलिए UN क्लॉज और IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन दोनों इस टोल और ब्लॉकेड के सख्त खिलाफ हैं। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों के इन कानूनों से अब हम लौटते हैं अपने देश के लोकतंत्र के कानून की तरफ, जो कि हमारा तीसरा विषय है। हाँ, और ये हमारे संविधान के 10th स्केड्यूल से जुड़ा है, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। राइट। कॉन्टेक्स्ट यह है कि 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा MPs, जिनमें राघव चड्ढा भी शामिल हैं, उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली।
और उन्होंने इसको डिफेक्शन नहीं बल्कि एक मर्जर यानी विलय का नाम दिया। यहाँ भी एक न्यूट्रलिटी वार्निंग जरूरी है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, आप या बीजेपी, किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ कानूनी पहलू और यूपीएससी के नजरिए पर है। सही कहा। तो इस 10th शेड्यूल का थोड़ा फ्रेमवर्क समझते हैं। ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में लाया गया था ना, आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स रोकने के लिए। बिल्कुल, ताकि स्टेबिलिटी आए। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे। एक था पैराग्राफ 3, जिसमें स्प्लिट यानी विभाजन का नियम था कि अगर 1/3 मेंबर्स चले जाएं तो उन्हें डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। हाँ, पर उस स्प्लिट वाले नियम को तो 2003 में 91st अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। उसका बहुत मिसयूज हो रहा था। एग्जैक्टली। तो अब सिर्फ पैराग्राफ 4 बचा है, जो मर्जर का एक्सेप्शन है। ये कहता है कि अगर 2/3 मेंबर्स मर्ज होने का फैसला लें तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन है, द कोर डिबेट, जिसे हम कंजंक्टिव वर्सेस डिसजंक्टिव रीडिंग कहते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा डिबेट है। तो क्या मर्जर के लिए सिर्फ 2/3 MPs का जाना काफ़ी है, जिसे हम डिसजंक्टिव रीडिंग कहेंगे, या फिर नेशनल लेवल पर जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी मर्ज होना ज़रूरी है, यानी कंजंक्टिव रीडिंग? देखिए, कोर्ट्स का इस पर अलग-अलग नजरिया रहा है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का राजेंद्र सिंह राणा केस देखें, जो 2007 का था, उसमें क्या रूलिंग थी? उसमें कोर्ट ने कंजंक्टिव रीडिंग को माना था। उनका कहना था कि ओरिजिनल पार्टी का स्प्लिट या मर्ज होना जरूरी है, सिर्फ लेजिस्लेचर मेंबर्स अकेले नहीं जा सकते। तो उस हिसाब से तो इन 7 MPs का जाना असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि AAP तो नेशनल लेवल पर मर्ज नहीं हुई। पर रुकिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी तो एक जजमेंट था हाल ही का। हाँ, 2022 का गोवा कांग्रेस केस। वहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसजंक्टिव रीडिंग को सही माना। ओह, मतलब वहां उन्होंने बोला कि सिर्फ 2/3 लेजिस्लेटर चले जाएं तो काफी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर 13th लोग जा रहे हैं तो उसे डीम्ड मर्जर मान लिया जाएगा। ओरिजिनल पार्टी क्या चाहती है उसकी जरूरत नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक कॉर्पोरेट एनालॉजी लें तो ये तो वही बात हुई कि किसी कंपनी के IT डिपार्टमेंट के 70% लोग दूसरी कंपनी में चले जाएं और मीडिया में कहें कि पूरी कंपनी का ही मर्जर हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए लीगल एक्सपर्ट्स की भी राय बनते हुए हैं। जैसे PDT आचार्य जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया हैं, उनकी सहमति जरूरी है। बिना ओरिजिनल पार्टी मर्जर ये संभव नहीं। और वहीं दूसरी तरफ स्वप्नील त्रिपाठी जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पैराग्राफ 4 के हिसाब से 23rd मेजॉरिटी है तो उसे डीम्ड मर्जर माना जा सकता है। पर यहाँ मैं एक बहुत गहरी बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। हाँ, बताइए। राज्यसभा MPs आते कहाँ से हैं? उन्हें आम जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, उन्हें पंजाब के MLAs ने चुना था। अब वो MLAs तो अभी भी ऐप में है। सही पॉइंट है। तो जिन MLAs ने उन्हें भेजा, अगर वो MPs अपना पार्टी स्विच कर लेते हैं तो क्या MPs का ये स्विच उनके इलेक्टोरल बेस यानी उनके चुनावी आधार के साथ धोखा नहीं है? ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आज के डॉट्स कनेक्ट करके कुछ नया समझ आया होगा। आज के विश्लेषण पर जरूर विचार करें और पढ़ते रहें। नमस्कार।